नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की विश्व जगत की सभी अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार के साथ में, जिसमें चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे दोस्तों रूस के अंदर तबाही मचाने के लिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा से सटे इलाकों के अंदर 10,000 से ज्यादा ISIS के दहशतगर्दों ने जमा रखा है अड्डा दोस्तों। वहीं पर दुनिया भर के अंदर अपनी मान्यता कराने के लिए दर दर भटक रहे तालिबान को एक और देश ने दुत्कारा है, कहा नहीं देंगे मान्यता। दोस्तों किस देश ने ये बातें कही है, इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक ऐसा देश समझ लिया है जहां पर बिना सरकार के शासन चल रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान को एक प्रांत के तौर पर अपने देखता है, और इसीलिए जिन्ना की तस्वीरें छपी हुई नोटों को अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जनता ने जमकर विरोध किया है। इसकी पूरी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जापान ने एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर के अंदर चारों तरफ से घेर कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया गया। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में दोस्तों, जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत में संयुक्त मिशन चीन का आह्वान किया गया है। ये क्या कुछ मिशन है, इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी महत्वपूर्ण और अत्यंत बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारत सरकार के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तैयार की जा रही रणनीति का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अगला कौन सा स्कीम चलाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग किया जाए, और तालिबान को लेकर कैसी रणनीति आगे आने वाले दिनों के अंदर तैयार करनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं पहले और बड़े समाचार की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि रूस ने बड़ी चेतावनी देते हुए बताया है कि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी सीमाओं पर अफगानिस्तान के प्रांतों से जुड़े हुए 10,000 से ज्यादा ISIS के आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से दोस्तों रूस की तरफ से बड़ी संख्या में अपनी मिसाइलें, तोप, सेना से लेकर सभी जरूरी सामान को तजाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। मध्य एशियाई देशों के साथ लगती अफगानिस्तान की सीमाओं पर इतने बड़े स्तर पर इन जिहादियों की मौजूदगी को लेकर रूस की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दमित्री की तरफ से लिखे अपने लेख में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मध्य एशियाई देशों से लगे अफगानिस्तान के प्रांतों में 10,000 से ज्यादा ISIS के आतंकवादी और उनके मानने वाले मौजूद हैं। इस्लामिक स्टेट के नेतृत्व ने खुलेआम कहा है कि वे इस क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में एक और तालिबान जबरदस्ती शासन करने की तैयारी में है, वहीं पर दूसरी ओर ISIS की तरफ से अफगानिस्तान के इलाकों में एक के बाद एक धमाके करके तालिबानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि ये खतरे की घंटी जहां पर एक और तालिबान के लिए भी है, वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए भी ISIS की तरफ से मृत्यु की घंटी बजा दी गई है। इसी के साथ में भारत सरकार भी पूरी तरह से सचेत है, क्योंकि दोनों ही तालिबानी हो या फिर ISIS हो, आपस में बेशक लड़ते हो, लेकिन भारत की सीमाओं के लिए इनके उपस्थिति अच्छे संकेत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे पश्चिम के बॉर्डर को घेर दिया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर पूरे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के बॉर्डर पर है। इसी के साथ में दोस्तों अफगानिस्तान को एक अलग से देश मानने की बजाय अब पाकिस्तान ने मान लिया है कि अफगानिस्तान भी उसी के देश का एक प्रांत है। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान पर राज करने के लिए अब इकोनॉमिक पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के नागरिकों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में अपनी मुद्रा को लगातार अफगानी अर्थव्यवस्था का मूल बनाने की कोशिश में, हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही रसातल में है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से यह बड़ी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के नागरिकों ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए जमकर विरोध किया है। अफगानिस्तान के नागरिकों ने कहा और इस पर जोर दिया है कि पाकिस्तानी मुद्रा का इस्तेमाल हमारी देश की जनता को नहीं करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। पजवोक न्यूज की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि कई लोगों ने पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में व्यापारिक सौदे पाकिस्तानी रुपए पर आधारित होने चाहिए। पाकिस्तानी अखबार डेली जंग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा गया कि देश के वित्त मंत्री शौकत तरीन ने कहा कि अफगानिस्तान को डॉलर के भंडारण की कमी का सामना करना पड़ेगा। यही बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए के लेन देन को और तेजी से बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा अफगानिस्तान के भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सभी एजेंसियों की तरफ से तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, और इसी कारण तालिबान की तरफ से अब दर दर भटका जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि धर्म के नाम पर कब्जा करने वाले तालिबान को आखिरकार पश्चिम देशों ने एक बार फिर से दुत्कारा है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण समाचार है फ्रांस से, जहां पर तालिबान की सरकार को मान्यता देने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेयस की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि तालिबान झूठ बोल रहा है, फ्रांस का उसकी नवगठित सरकार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये बातें अपने कतर के दौरे
दौरे के दौरान कही है। उन्होंने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि तालिबानियों ने दावा किया था कि वे कुछ विदेशों से आने वाले लोगों और अफगानों को स्वतंत्र रूप से आने जाने देंगे, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा कि यह झूठ कहा जा रहा है। फ्रांस उस सरकार को मान्यता देने या उसके साथ किसी भी तरह के संबंध रखने से इनकार करता है। हमें देखना चाहते हैं कि तालिबान अपनी तरफ से क्या करता है और उन्हें आर्थिक मामलों में क्या करना है, ये फैसला लेने की जरूरत होगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी आवश्यकता होगी। केवल जिहादी सोच और मजहबी किताबों से देश नहीं चलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, पश्चिम के देशों की तरफ से ये बातें बार बार स्पष्ट की जा रही है कि तालिबान के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी समाचार की तरफ, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के पक्ष में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग दावे करते हैं कि वहां पर 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस बात के संकेत देता है कि 90% पाकिस्तानी आज भी अपनी धार्मिक सोच और कट्टरवाद जिहाद से ऊपर नहीं उठ पाए। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के पक्ष में है। एक सर्वे कराया गया था जिसमें गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन से संबंध रखने वाली संस्थान के सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% पाकिस्तानियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम खुश हैं कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और धर्म के नाम पर सरकारें चल रही हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि केवल 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वह इस हाल में हुई घटना को लेकर नाखुश है। आपको बता दें कि ये 25% लोग जो हैं इनसे आगे सवाल नहीं पूछा गया, वरना ये भी कहते कि शायद तालिबान के आने का हमें दुख है, हम चाहते थे कि IS आकर राज करे। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की भी मानसिकता उसी धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद के इर्द गिर्द है जिसको लेकर तालिबान करोड़ों लोगों की जिंदगी को नर्क बना चुका है। इसी के साथ में आपको बता दें कि एक बार फिर से जापान के संपूर्ण स्वायत्ता वाले भूखंड पर चाइना की तरफ से कब्जा करने की रणनीति बनाई गई और इस दौरान चाइना की तरफ से जापान के क्षेत्रों में अपने विस्तारवाद की नीति के तहत डेरा डालने की कोशिश की गई। दरअसल दोस्तों, जापान ने इसका करारा जवाब दिया है और सबक सिखाया है। आपको बता दें कि हाल ही में जापानी जल क्षेत्र के अंदर गश्त लगाता हुआ चीनी नौसेना का एक पनडुब्बी दिखाई दिया, जिसको लेकर जापान ने जोरदार पलटवार करते हुए चीन को उल्टे मुंह वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये पूरी अपडेट है दक्षिण चीन सागर से, जहां पर जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस पनडुब्बी को देश के दक्षिण हिस्सों में स्थित द्वीपों के पास देखा गया था, जिसके बाद जापानी नौसेना की तरफ से युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमानों के साथ पूरा बेड़े को लिए चाइना के पनडुब्बी के पीछे दौड़ा, जिसके बाद चाइना भागते भागते अपने देश की तरफ चला गया और बाद में कहने लगा कि ये गलती से हो गया। आपको बता दें कि जापान ने पहली बार इस तरह से चाइना को नहीं खदेड़ा है, बल्कि इससे पहले भी कई बार चाइना अपनी विस्तारवाद की रणनीति के तहत कभी भारत में अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी उनको ऐसा सबक सिखाते हैं कि अब इधर आने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण चीन सागर जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उन सभी को डराकर धमकाकर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। हालांकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जापान की तरफ से अब अमेरिका के आने का और एक्शन लेने का इंतजार नहीं किया जाता। जापान अपने स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए चाइना को करारा जवाब देता है। वहीं पर चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक को लेकर अहम बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बड़े नेता मौजूद रहे और दोनों ने एक साथ मिलकर मिशन चीन शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि क्वाड के जरिए चीन को काफी सख्त मैसेज दिया गया है। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 बैठक में अफगानिस्तान के साथ साथ इंडो पैसिफिक के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। दोनों देशों ने अपना मुख्य मिशन चीन लॉन्च कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने 20 तारीख को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई 22 सितंबर को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका की राजधानी में बेहद अहम क्वाड की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें जापान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दरअसल दोस्तों, जब जब क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड की मीटिंग होती है तब तब चाइना के पेट में दर्द होने लगता है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर बिगड़ रहे हालात के साथ साथ हिंद महासागर और प्रशांत सागर में चाइना के द्वारा एग्रेशन को लेकर जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है उसके विरोध में यहाँ पर चर्चा होगी और तय की जाएगी कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए। वहीं पर आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चाइना को घेरने के लिए वियतनाम के समर्थन में आ गया जापान एक साथ मिलकर अब लॉन्च करेंगे कई सारे ऑपरेशन। जापान और वियतनाम के बीच में रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास जैसे कदम उठाए जाएंगे। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसैनिक युद्धपोत समेत आधुनिक उपकरणों पर चर्चा की गई है और जल्द ही वियतनाम को और मजबूत किया जाएगा। जितना वियतनाम मजबूत होगा उतना जापान मजबूत होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इसी के साथ में म्यांमार में सैनिकों और सशस्त्र नागरिकों के बीच में जोरदार जंग छिड़ गई है। 100 से ज्यादा नागरिक भागकर भारत के राज्य मिजोरम में आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से सटती है और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भारत की सेना भी पूरी तरह से अलर्ट
में है। म्यांमार में जिस तरह से सैनिक शासन चल रहा है और जिस तरह से जनता पर दमनकारी नीति के तहत सेना राज कर रही है, उसके बाद से भारत के क्षेत्र मिजोरम में बड़ी संख्या में म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में भारत सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि मिजोरम से सटे म्यांमार के क्षेत्रों में सेना की अतिरिक्त नियुक्ति भी की गई है और जांच पड़ताल की जा रही है कि कहां से कितने लोग आ रहे हैं और सभी का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। वहीं पर एक और अपडेट है जहां पर ईरान का फैसला, कहा न्यूक्लियर साइट्स पर कैमरे में नए मेमोरी कार्ड डालने और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूनाइटेड नेशन को देगा मंजूरी। आपको बता दें कि ईरान की जिस तरह की स्थिति हो गई है, जो दुनिया भर के किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका ने उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखे हैं। और ऐसे में दोस्तों कूटनीतिक और जोर आजमाइश को टालते हुए ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि देश संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों को देश की सभी संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी के लिए कैमरा और नई मेमोरी लगाने की पूरी इजाजत देगा। इस्लामी ने रविवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी संयुक्त राष्ट्र की वो एजेंसी जो दुनिया भर के अंदर परमाणु कार्यक्रम की देखरेख करती है और पता करती है कि आखिर यूरेनियम का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या नागरिकों के लिए किया जा रहा है, बिजली बनाकर या फिर बम बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद है, जहां पर अमेरिका चाहता है कि इंटरनेशनल एजेंसी जाकर ईरान में जांच करे कि कहां पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली बनाने के लिए या फिर एटम बम बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले ईरान इस बात को लेकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अब यह फैसला लिया गया है, जहां पर मेमोरी कार्ड के साथ साथ नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को। अब देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है। वहीं पर 9/11 की आतंकवादी घटना दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं में से एक है और ऐसे में फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अमेरिका ने सीक्रेट दस्तावेज जारी करते हुए बताया कि किस तरह से 9/11 के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था और कैसे ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया था। यानी जनता कई सालों से मांग कर रही थी कि पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए, कैसे सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया और कैसे सरकार ने ओसामा बिन लादेन जैसे खुफिया दहशतगर्दों को उसके अंजाम तक पहुंचाया। और एक और अपडेट की माने तो इराक में अमेरिकी सेना पर हमला, 26/11 की 20वीं बरसी पर इरबिल हवाई अड्डे पर ड्रोन से बरसाए गए विस्फोटक। उत्तरी इराक में विस्फोटक से लदे हुए ड्रोन्स ने शनिवार रात इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निशाना बनाया और यह हमला एयरपोर्ट के उन इलाकों में हुआ जहां पर अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के जवान तैनात थे। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। कुर्द शासित क्षेत्र सुरक्षा बलों और अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। कुर्दिस्तान की आतंकवादी रोधी सेवा ने बताया कि विस्फोटक से लदे हुए कम से कम 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर इस्लामिक आतंकवाद इतने ज्यादा गहराई में पहुंच चुका है कि अभी भी आए दिन कोई ना कोई हमले होते रहते हैं। और एक और अपडेट की माने तो हक्कानी ने ली कानून व्यवस्था की पहली क्लास कानून का पाठ पढ़ाया, अपना चेहरा फिर से नहीं दिखाया। आपको बता दें कि भारत में बैन हक्कानी ने गृह मंत्रालय का पद संभाला है अफगानिस्तान में और आला अधिकारियों से मुलाकात करते हुए कानून का पाठ पढ़ाया है। यानी कुल मिलाकर सारे कानून कुरान से ही बनते होंगे और कुरान में ही समाप्त होते होंगे, इसी का पाठ पढ़ाते दिखाई दिए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश को शर्मसार कर दिया और 9/11 की वर्षगांठ पर ट्रंप ने बाइडेन को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। शनिवार को 9/11 की 20वीं बरसी पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमेरिकी सैनिकों और दर्जन भर अफगान के नागरिकों के मारे जाने की घटना वर्तमान के अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। उनके नाकामी के तहत आज अमेरिका की प्रतिष्ठा दुनिया भर के अंदर धूमिल होती जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों चलते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले माफिया के पीछे चलती थी सत्ता, अब चलता है पीछे पीछे बुलडोजर। जहां भी कोई भी माफियागिरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल में भेजकर उसके घर को ध्वस्त किया जाता है। पहले माफिया के साथ सत्ता चलती थी, लेकिन अब माफिया के साथ बुलडोजर चलता है। योगी आदित्यनाथ ने उन सभी को अपने निशाने पर लिया है जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बनकर रहती थी, पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब इनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चलता है तथा ये माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। माफियाओं के विरोध में हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे माफिया के नाम से जाने जाने वाले लोगों को योगी आदित्यनाथ ने सलाखों के पीछे भेज दिया, जिसके बाद से कई सारी राजनीतिक पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बौखलाई हुई हैं। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र में बोले देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घटाएगी 50% से ज्यादा दुर्घटनाएं। दरअसल दोस्तों देश के हाईवे पर जिस तरह से
से आए दिन घटनाएं होती रहती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय ने फैसला लिया है कि हाईवे पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है और उन सभी स्पॉट की जानकारी दी जाएगी और इसी के साथ में फैसला लिया जाएगा कि कैसे घटनाओं को कम किया जाएगा। उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार में अगर सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई मंत्रालय है तो वो खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उनसे जुड़ा हुआ मंत्रालय है। सबसे टॉप पर काम उन्होंने किए हैं। इसी के साथ में भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सीएम के पद पर शपथ ली है। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है विधायक भूपेंद्र पटेल को और उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करते हुए सरकार बनाने का दावा ठोका है। मोदी शाह की तरफ से एक बार फिर से ऐसे नाम का ऐलान किया गया जो मीडिया के अंदर जैसे सूत्र चलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इसको बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, तमाम तरह के विश्लेषण देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अंततोगत्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार फिर एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से अब एक बार फिर से जितने समाचार एजेंसी वाले हैं, जिन सभी के सूत्र होते हैं, उन सभी के सूत्रों को भी सदमा लग चुका है और प्रधानमंत्री ने अपने सबसे एक्सपीरियंस वाले विधायक को इस बार मुख्यमंत्री बनाया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात में मोर्चा संभालेंगे बीजेपी की तरफ से। ऐसे में आपको बता दें कि पटेल समुदाय से आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ में उनका काफी एक्सपीरियंस रहा है प्रधानमंत्री के साथ काम करने का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ज्यादा मजबूती से कार्य करते दिखाई देंगे। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों अब आधार जैसे मिलेगा आपका यूनिक आईडी का हेल्थ कार्ड। सरकार ने जो फैसला लिया था उसके तहत यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें सारी जानकारी होगी कि आप किस तरह के इलाज करा रहे हैं, आपको कैसी बीमारियां हैं, कहां पर आपने इलाज कराए थे, किस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, सारी जानकारी सरकार देगी और इसी के तहत आप पर्सनलाइज मेडिकेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर के अंदर एक मेडिकल रिवॉल्यूशन आने जा रहा है जिसमें सभी लोगों का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और ऐसे में केवल वे दवाइयां बनेंगी जिनसे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, यानी आपके लिए अलग से मेडिसिन बनेगी। सरकार इस तरह से बड़ी रणनीति के साथ जनता के सामने आई है। इसी स्कीम के तहत यूनिक हेल्थ आईडी बनाए जा रहे हैं। आपने वैक्सीन भी लगाया होगा तो आपकी यूनिक आईडी बनी होगी दोस्तों। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाइएगा। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।